ये शुरुआत में अनुमा जी आप ही से करूंगा, क्योंकि ब्लेम सारे के सारे राहुल गांधी जी पर है। और ये कहा जा रहा है कि आप लोग जाते हैं देश के बाहर, देश को बदनाम करते हैं। आप लोग जो है चाइना से कहीं ना कहीं आपको फंडिंग हो रही यही है। और फिर तो वो तो बहुत क्लियर कट कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी संविधान की रक्षा कर रहे हैं, नहीं तो अब तक तो हो गया होता। प्रतिक्रिया आपकी अनुमा जी। जी नमस्कार, आप सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए मैं गिरिराज सिंह, दिनेश दिनेश कमर साहब का स्वागत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत दिनेश सर का, हमसे जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। जी आप प्लीज कंटिन्यू करिए। गिरिराज सिंह जो है, या आप देख लीजिए, मैं लाइन से नाम ले लेती हूँ। प्रज्ञा ठाकुर हैं इनके यहाँ, इनके यहाँ अनुराग ठाकुर हैं, इनके यहाँ कंगना रणावत हैं। ये सारे लोग, इनके अस्तित्व इसलिए भी हैं कि ये कितना ज्यादा से ज्यादा भद्दा बोल सकते हैं, इसके लिए ये लोग फेमस हैं। कभी आपने सुना हो कि इन्होंने कहीं किसी पीएचडी स्कॉलर्स के बीच में अपना नाम दर्ज कराया हो, या कोई इस तरह की बुद्धिमत्ता पूर्ण बातों में? गिरिराज सिंह हमेशा एक इस बार वो नहीं आए अपने श्री नथुना पुला के जो बात करते हैं, उनका क्या नाम, प्रसाद, रविशंकर प्रसाद जी, तो वो नहीं दिखे। अभी उनका नंबर बाकी है। कुछ लोग मंत्री ना बनने के कारण तड़प रहे हैं, तो वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा, केवल बीजेपी आरएसएस के खिलाफ कहा। देश का तो उसमें कोई ऐसा मुद्दा आया ही नहीं। देश के बारे में तो वो बातें कही। उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं वो पुल हैं, अपने पुराने घर भारत और अपने नए घर अमेरिका के बीच में पुल हैं। आप यहाँ की संस्कृति से एरोगेंस नहीं लेकर आए हैं, आप यहाँ की संस्कृति से ह्यूमिलिटी, विनम्रता और एक दूसरे के प्रति सौहार्द लेकर गए हैं। तो ये तो राहुल गांधी जी ने भारत के लोगों के कारण बारे में कहा, लेकिन जो उन्होंने बीजेपी आरएसएस के बारे में कहा, और उसमें गलत क्या है? आप देखिए, ये एक विधान, एक देश, एक सब कुछ कहने वाले लोग, इनको बहुविधि, हमारा जो बहुरंगी भारत है, इसकी कोई परवाह है नहीं। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम 8 देशों में जाकर भारत के बारे में ये कह चुके हैं कि पहले आपको भारत में रहने में शर्म आती थी। इस तरह की बातें वो कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा भारत की बुराई करते आए हैं। राहुल गांधी जी भारत की परंपरा की बात कर रहे थे, और उसमें ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो अटैक है, जिसके कारण उन्होंने चुनाव में एक तरह से मुंह की भी खाई है। और राहुल जी ने कहा कि इस चुनावों में एक बात जरूर हुई कि बीजेपी और आरएसएस से लोगों ने डरना छोड़ दिया। तो ये उन्होंने कहा। अब दिक्कत ये है कि ऐसा कुछ जर्नलिस्ट को मैंने बोलते हुए सुना है कि अमेरिका काफी जगहों पर सत्ता पलट भी करवाता रहा है। तो पहले नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले कई बार अमेरिका गए थे। अब राहुल गांधी जी जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को डर लग गया है कि ये कहीं अमेरिका तो नहीं करवा रहा है, उनका जो एक हमेशा का जो रहता है। अच्छा, जहां तक अब चाइना की बात भी कर गए गिरिराज सिंह जी, चाइना से जो व्यापार बढ़ा है वो तो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। जिस समय कोविड था, उस समय चाइनीज बैंक से उन्होंने कर्जा लिया था। जो पीएम केयर फंड है, उसमें 2-3 चाइनीज कंपनियां, जिसमें हुआवे भी शामिल थी, जिसमें पेटीएम भी शामिल था, जिसमें अलीबाबा भी शायद शामिल था, इन लोगों से उन्होंने लगभग कुल मिला के लगभग 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया था। तो ये अब सबको समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी, इनके तिलों में अब तेल बचा नहीं है। और एक खास बात बोल के मैं अपना पहले बार का जो है वो खत्म करूंगी, वो ये है, भारतीय जनता पार्टी वर्चस्ववादी राजनीति करती है। कांग्रेस की राजनीति में कांग्रेस ऐसा मानती है कि ये देश सबका कलेक्टिव ओनरशिप का देश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कब्जा जमाने की राजनीति करती आई है, और अब उनको आने वाले चुनावों में भी अपने हाथों से सत्ता जाती हुई दिख रही है। तो मैं तो यहां तक कहती हूं कि जिस तरह से जब कांग्रेस सवाल पूछती थी कि आपने ये कहा 200 लोग मर गए, 300 लोग मर गए बालाकोट की स्ट्राइक में, उसका आपके पास क्या प्रमाण है, तो वो ये कहते थे कि आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। इसी तरह आज जब बीजेपी और आरएसएस की जिस तरह की वर्चस्ववादी नीतियों पर आज जब राहुल गांधी जी
प्रहार कर रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता की तरह प्रहार कर रहे हैं, तो बीजेपी की जमीन हिली हुई है और उस तरह की बातें कर रही है जिसका अब कोई लोगों के अंदर उनके इन बातों का कोई असर पड़ना बंद हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा ने कुछ कमाल किया था, आगे का कमाल न्याय यात्रा ने किया, और अब जब से एलओपी बने हैं राहुल गांधी जी, तब से भारतीय जनता पार्टी का रोज ही बुरा हाल है, चाहे वो संसद में हो चाहे बाहर हो। हर रोज वो हमारी पिच पर खेल रही है, लेकिन जब वो उलझुल बातें करती है तो वो लोग भी अब समझ जाते हैं लोगों के ऊपर उसका असर नहीं पड़ रहा है। जी अनुमा जी, आपके पास आता हूँ। खासकर जो एक महत्वपूर्ण बात बीजेपी ने या संघ ने या उनके जो तमाम लोग हैं उनसे जुड़े, उन्होंने पकड़ी है कि वो राहुल गांधी को लेकर जो एक उनका परिचय कराया था सैम पेत्रोदा साहब ने, वो पप्पू वाली बात वो पकड़ ली गई है कि साहब देखिए वो मंच से ये चीज निकल कर आ रही है। वो बाकी चीजें उन्होंने उसके सपोर्ट में जो चीजें कही कि अरबों रुपए खरबों रुपए खर्च किए गए उनकी छवि को धूमिल करने के लिए, लेकिन वो एक संजीदा एक इंसान, एक पढ़े लिखे शख्स जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं। तो ये जो इस पर क्या टिप्पणी करिएगा कि वो जो पप्पू वाली उनको पकड़ी गई और उस पे जो कहीं ना कहीं आईटी सेल की ओर से निकल कर भी आया, आपकी प्रतिक्रिया? एक चीज तो ये कि नरेंद्र मोदी जी की जो ये बीजेपी आईटी सेल है, उससे भी पहले एक और आईटी सेल है जो इस देश का गोदी मीडिया है, इसको जी पकड़ा जी। है। आज तक ने सबसे पहले उतना हिस्सा निकाल लिया है। एक पुरानी, आपको बहुत पहले बचपन में आपने सुनी होगी ये कहानी कि एक रानी थी और उसके पास जादुई आईना था, और उसने एक ऐसे राजा से शादी की जिसकी एक बहुत सुंदर सी बेटी थी, क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो गई थी। तो ये रानी रोज अपना आईना निकालती और पूछती कि आईने बता मुझसे सुंदर कौन। तो वो उसको आईना कहता कि तुम ही सबसे सुंदर हो। उसके बाद वो उससे ये कहती कि दूसरे दिन फिर पूछता। तो उसकी जब बेटी, राजा की बेटी जब 16 साल की हुई, तो मुझे उसका नाम असल में भूल गया है, एक इंग्लिश ये लोक कथा थी। तो उसमें वो कहती है कि तुमसे सुंदर वो है, राजकुमारी है। तो उसको पहले वो मरवाने की कोशिश करती हैं रानी। उनको पहले कुछ दो लोग पकड़ के लेके जाते हैं, पहाड़ से फेंक देते हैं। फिर वो वहां से, उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत कुछ खून लगा के ले आते हैं और कहते हैं हमने उसे मार डाला है। फिर जब वो आगे आते हैं, दूसरे दिन रानी एक सेब लेकर जाती है जिसमें जहर होता है। तो इस तरह से काम करती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है फाइनली कि वो सेब खाने के बाद वो मर गई है, लेकिन वो राजकुमारी जो होती है वो केवल बेहोश होती है। आईना से फिर पूछती है मुझसे सुंदर कौन। तो आईना फिर उसका नाम लेता है और फिर इस बीच में एक राजकुमार आता है। तो ये कहानी मैं इसलिए बता रही थी कि नरेंद्र मोदी जो थोड़े थोड़े दिनों में देश का मूड क्या है, सबसे अच्छा नेता कौन है, इस तरह के जो काम इस मीडिया से करवाते थे, उसी मीडिया के दो तीन ऐसे सर्वे हुए जिसमें उन्होंने पूछा कि भाई आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं या सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। तो उसी मीडिया के या तो ट्विटर अकाउंट से या उन्होंने जो सर्वे किया उसमें यह आया कि राहुल गांधी जी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो इसीलिए वो उस पप्पू कार्ड को, जो कि बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसको दोबारा खेलना चाहते हैं, जो कि चल नहीं रहा है। तो पिटा हुआ कार्ड हो गया है उनका। तो आप जो कह रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता, देश के लोग सब समझते हैं कि बीजेपी किस हद तक नीचे जाती है, प्रबुद्धता से उनका कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी जी संघ को नहीं समझते हैं, ये शायद वो बाई चॉइस करते हैं। अरे एक अवैध संस्था को समझ के क्या करना है? रजिस्टर्ड है क्या? आज तक ऑडिट हुआ है क्या? ऐसे गैर कानूनी लोगों को हम समझें क्यों? सामाजिक तो है नहीं। अरुण जी ने एक बढ़िया बात कही कि वो लोग एक अविवाहित आदमियों का ये एक संस्था है, समूह है। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि मध्य प्रदेश के राज्य मार्गों पर गायों और कुत्तों से ज्यादा एक और प्राणी पाया जाता है, सांड। उस तरह के छुट्टे लोगों की संस्था है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रधानमंत्री का विदेश मंत्री कहता हो कि हम चीन से लड़ाई थोड़ी मोल ले सकते हैं, क्योंकि चीन तो पूरे हमारे देश से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे प्रधानमंत्री जो लाल आंख दिखाने वाले थे, 2000 किलोमीटर चीन अंदर आया बैठा है। हर रोज लद्दाख में, पेंगोंग सो में हमारा जो, जहां पे हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, उन सब जगहों पर आकर बैठा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। और हमारे महाभीरू प्रधानमंत्री से एक बार भी नहीं हुआ कि चीन के राष्ट्रपति से बात करके ये तो कहें
इस मामले में विदेश नीति ठप है भारत की। इस मामले में आप देखिए तो हम एक बहुत ही घटिया पड़ोसी भी साबित हुए हैं। जो भूटान पहले हमारे साथ था वो हमको नहीं पूछता आजकल, नेपाल नहीं पूछता, नेपाल ने हमारी जमीन दबा ली। तो ये हालात इस सरकार के रहते हो गए हैं। और राहुल गांधी जी इसीलिए जो बोलते हैं, राहुल गांधी जी एक चीज और जानते हैं कि संघ की एक ही यूएसपी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। जब हम बचपन में थे तो संघ फैलाता था कि सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा है, हम आएंगे तो फाइल खोल देंगे। एक बार अटल बिहारी जी आए, उनने फाइल नहीं खोली। फिर कह दिया लाल बहादुर शास्त्री जी की उन्होंने हत्या करवा दी, उनको जहर खिलवा दिया, ये कर दिया, ताशकंद फाइल पिक्चर बना दी, कुछ भी नहीं हुआ। तो जब इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है भारत की जनता ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उसी काठ की हांडी को बार बार अगर चढ़ाएगी तो अब उसमें कुछ पकने वाला नहीं है। लोगों के समझ में बिल्कुल आ गया है। और एक खास बात और बोलूंगी, मैं खत्म करूं उसके पहले, इतना रोहिंग्या का हमला हवा बनाया, बांग्लादेश रोहिंग्या रोहिंग्या, और वहां की भगोड़ी पूर्व प्रधानमंत्री को यहां पर पनाह देके रखी है अनियमित। कब तक करेंगे? अनिश्चित काल तक। ये उनके जो अभी अंतरिम सलाहकार हैं वो बार बार कह रहे हैं कि एक लिमिट से ज्यादा आप हमारे यहाँ दखल अंदाजी नहीं करिए। तो ये नरेंद्र मोदी जो पूरे देश में रोहिंग्या, मुसलमान, ये वो हल्ला करते रहे, शेख हसीना वाजिद को यहाँ क्यों बिठा के रखा है? ये सवाल तो उनपे बनते हैं, देशद्रोही तो वो हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है। Thank you.